बिन ओवैसी साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, इंसान दुनिया में आता है, कुछ काम करता है और दुनिया से रुखसत होने के बाद दुनिया उसको याद करती है। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि नरसिम्हा राव साहब ने अच्छे काम किए होंगे, कुछ सही किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, लेकिन आज उनके सारे अच्छाइयां, सारे सही काम, सब कुछ खत्म हो गए सिर्फ एक काम की वजह से। और वो काम ये था कि 1992 6 दिसंबर के हिंदुस्तान की तारीख का वो सियाह दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो सिर्फ शहादत बाबरी मस्जिद का दिन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के ऊपर बढ़ते हुए फिरका परस्तों के एक हमले का दिन था। और जब एक इंसान अपनी पहचान छोड़कर जाता है तो नरसिम्हा राव साहब ने तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के सामने कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हमारे सीनों पे एक गहरा जख्म छोड़ा और हिंदुस्तान में फिरका परस्ती की एक नई बीज को बोया। और वो बीज आज एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करती हुई आज हिंदुस्तान को खतरा बन गई। मैं साफ और वाज़ेह तौर पे कहूंगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नरसिम्हा राव साहब की मौत पे ना गम का इजहार करेगी, ना खुशी का इजहार करेगी, क्योंकि हमारे सीनों में आज भी बाबरी मस्जिद के जख्म ताजा है और वो जख्म उसी वक्त भर सकता है जब के बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर हो। कांग्रेसियों को आज चाहिए कि वो नरसिम्हा राव से अगर वाकई में खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो उनके किए गए वादे को पूरा करें, बाबरी मस्जिद की तामीर को दोबारा जो उन्होंने वादा किया था कीजिए, सही मानों में उनके खराज होगा। और मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आपसे ये कहना चाहूंगा साहब कि नरसिम्हा राव साहब के मौत के इस खराज अकीदत पे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल नहीं होगी, ना ही खामोशी अख्तियार करेगी। हम ऐवान से बाहर जाएंगे और दूसरे खराज में वापस आएंगे। यस, आपको भी यस। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं यहां पर आज आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ जो मेरी पार्टी के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से, उसको क्लैरिफाई करने के लिए खड़ा हूं। मैं कोई जवाबी इल्जाम लगाने के लिए नहीं ठहरा हूं। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू साहब ने पहली अपनी तकरीर में कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है। हां, बाबरी मस्जिद के शहादत के जिम्मेदार वो मरदूद पीवी नरसिम्हा राव साबिक वजीर आजम था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी ने जब कांग्रेस की क़यादत अपने हाथ में ली और सोनिया गांधी ने जब अपनी क़यादत अपने हाथ में ली तो उन्होंने मुसलमानान हिंद से मौजरत ख्वाही की और अफसोस का इजहार किया बाबरी मस्जिद के शहादत पर और उनके वजीर आजम की नाअहली पर। उसके बाद ही मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार किया कांग्रेस के साथ। और आज अगर आज हम यहां पर बैठे हैं तो हम जो हुकूमत सही काम करेगी उसकी तारीफ करेंगे और जो काम गलत करेगी उसकी बराबर मजम्मत करेगी। हम उस बात को कभी नहीं फरामोश कर सकते कि बाबरी मस्जिद की शहादत नरसिम्हा राव के ज़ैर क़यादत में हुई, लेकिन मौजरत खाई हुई। आज मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग जो बाबरी मस्जिद को शहीद करे थे, क्या आप उनको दहशतगर्द मानते हैं या नहीं? अगर आप मानते हैं तो फिर उन दहशतगर्दों की तायद क्यों की? जी, अब छोड़ दीजिए। अब आप लास्ट टाइम आप बताए, अब छोड़ दीजिए। राइट, नाउ यू हैव क्लैरिफाइड योर पार्टीज व्यू। मुझे बोलने दीजिए सर। आप आपका पार्टी का राय बता दिए। योर स्टैंड यू हैव एक्सप्लेन।
Now we will leave it here. Now we will leave it here. Yes. Now we will. आप मेरे वोट सर. Yes. Now you have made your point very clear. जी. जी. जी आप when you are answering a question, OIC sir, when you are answering a question, don't put questions. Just make your party stand clear and leave it there. Yes. सर मेरा सवाल ये है कि सीताराम केसरी ने उस वक्त मौजरत खाई की, सोनिया गांधी ने मौजरत खाई की बाबरी मस्जिद की शहादत पर। मोदी की सरकार की तायीद करने पर चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि उनकी पहली पार्टी थी। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए कि चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले कहा, लेटर दिया। सवाल यह है कि आपने तायीद से दस्तबरदारी अख्तियार क्यों नहीं की? Why didn't you withdraw the support to that government which was killing innocent people? वो क्यों नहीं करे आप? And thirdly, sir, about third thing about the work properties. And when the leader of opposition says that MIM is supporting the Congress government, yes, sir, I would like to remind to this house and bring to this notice, when he left the power and the Congress came into power in the year 2004, what was the total allocation for Minority Welfare Department? 36 crores rupees. And what is the minority welfare allocation now? More than 200 crores. How many Muslims were getting a pension, sir, widow pensions? It was MIM who fought here and the government listened to us. Out of all the pensions to the widows and old age, in that 12% pensions have been given to Muslim minorities. Yes. Sir, in 22 courses, whether it is MBBS, engineering, MCA, MBA, nursing, physiotherapy, pharmacy, all the courses, any student gets an admission by the competent authority, the entire fees is reimbursed by the government. Did you do that? Sir, a Muslim student used to... No, sir, I just want to clarify. A Muslim student used to get 200 rupees for a whole of the year. Now that same student who used to get 200 rupees in the whole of the year is getting 2,000 rupees a month. Yes. This is what given by the government. When we come about work properties, this house is witnessed, sir. This house is witnessed. Who raised the issue of work properties? Did you? Did your party? Who raised it, sir? Ask your heart and conscience and tell me. Let us take out the record, sir. It was me. The press gallery used to call me a mad. Whenever Akbar rises, he talks only about work. Did you know that? They talk about work properties, sir. I would like to ask and remind the leader of opposition. Yes. Who allotted the work land to Microsoft? PDP government. ISB. Now, Mr. OIC, we will leave it here now. Yes. Wipro, You have expressed PDP, yourself. Now let's leave it here. Dargah, PDP. Sir, fine, sir. They So, allotted, they never knew. some other occasion you take it up now, not now. Your Politburo member is illegally occupied on the Waqf land for which your new friends, Mr. Ghaffur Yes. Saab was there in the committee, House committee has given a recommendation saying that Viceroy Hotel is on Waqf. Please tell your Politburo member to give back that Waqf land. He's your member. He's your party member. Sir, they are party members. And again, sir, at Maheshwaram. Now we will leave it here, yes. अब आप, we will leave it here now. And if there's some other time now, we will get on to the main issue now. Sir, about Maheshwaram, sir, there is one more land where Telugu Desam Party's member of parliament has taken a land on lease. 20 acres. Yes, of now, lease. Not they get it released. Yes, now we will leave it here now. For the land, sir. Now we will leave it here now. एक मिनट सुनिए आप एक मिनट सुनिए. You know, whatever you wanted to express, Mr. OIC, आप बता दिया. Now we'll leave it here. We'll get on to the main subject. जी, नहीं, this is not the occasion. This is not the time. Yeah, this is not the time for getting to it. Yes, on the issue and whatever you want to clarify, in a minute you please close it. मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी की तायीद नहीं करती, किसी की चुपकी मुखालिफत नहीं करती. अगर हम किसी की तायीद कर रहे हैं तो मसाइल के बुनियाद पे तायीद कर रहे हैं.
मसाइल के बुनियाद पर, I want to come on this record and say that 40 years old issue of ex-servicemen. For 10 years we went and pleaded. Sir, do it, sir, do it, sir, do it. Ex-servicemen got us, sir. Property worth 200 crore was given back to the ex-servicemen. That quarters which were built by the money of ex-servicemen was given by this government. So we should not appreciate it. Watoli incident had happened, sir. Who did that Watoli incident? Hindu Vahini did it. Vishnu Parishad did it. We approached the government and asked and requested. We agitated and demanded that this should be handed over to CBI. The government reacted upon it, handed over the case to CBI. Now they say that we are acting upon the Yes. Congress. No, we do not act upon anybody, sir. हमारा यही है कि हम उसी को अपना दोस्त बोलेंगे जो हमारे मसाइल को हल करेगा, और जो हमारे मसाइल को हल नहीं करेगा हम नहीं करेंगे. He never told me about the Azam and Aziz encounter. Who did the Azam and Aziz encounter? Innocent man. Sir, I went to his office. My brother went to his office. Please don't encounter them. Tell the police not to encounter them. They are innocent. But we left the place in 1 hour. They were encountered. Where? Nalgonda, Karimnagar. The blood was Yes. flowing. Sir, I would say तेलुगु देशम के ऊपर गुजरात में मासूम मुसलमानों के जले हुए खून और लाशों के धब्बे हैं. उस धब्बे को नहीं निकाल सकते. ये लोगों ने मुसलमानों के साथ नहीं Yes. शादी की और हर साल बाबरी मस्जिद का Now we will leave it here. अब आप- That's enough now. Mr. Owaisi, now we will leave it here now. Fine. Yes, you made it clear now. Please sit down. No, yes, आप बैठ जाइए now. Now we'll get the reply from the government. नहीं अब बस से अब नहीं we will leave it. नहीं बस से अब नहीं enough is enough now. नहीं अब बस से अब नहीं please, that's enough now. No, please sit down. Okay, now you want to speak, then okay, you conclude and then you speak. Okay, fine. Yes, you only you please sit down now. मुसलमानों का सर Now I'll come back to you in Japan. Please sit down now. After him, I'll come back to you. Lastly, I am using this platform to give a very clear message to the nation is that Muslims are not terrorists. Islam is not a religion of terrorism. Islam says finish terrorism. Muslim says that there is no place in terrorism. But this is a fact and a true fact which cannot be denied. The Indian terrorism started only after the demolition of Babri Masjid structure. Nobody can deny this. Yes. And now it is the time for all of us to come together. Not only come together, but also get all those youngsters and youth who have lost the hope in the system. We believe in the fight democratically. Let us all come together. Bring them in the mainstream. Say that because we cannot run a country, we cannot run a state with neglecting the largest minority of this country and state. So let us bring everybody into confidence. Let us all come together and fight this terrorism. Terrorism do not have religion. We are against terrorism and we stand by with all of us. This nation should not take me wrong stating that I am justifying the terrorist act. No, we will never justify. We love this country. This is our country. We have lived here and will die here. We have lived for 1,000 years. We have given this country a beauty of Taj. We have given this country the Char Minar. We have given this country the Qutub Minar. This is our country. We will live here and we all will fight and finish Yes. this menace of terrorism coming together. And I say that and I hope that the Congress government has come up with all initiatives to bring back the confidence among the Muslim youth. That is why we really support them. And I would thank the Chief Minister Rajshekar Reddy for all his support been given to us. And I hope that cases would be booked against those who tried to give a twist of a communalism to the yesterday's incident. Those who have burned the flags will also be brought under the law and the cases Yes. be booked against them, sir. I thank you very much for giving the Yes. opportunity. हिंदुस्तान का वजीर आजम था 5 बरस तक. उस नरसिम्हा राव के मरने के बाद ऐवान असम्बली में करारदाद आई. आमतौर पर जब भी कोई भी साबिका एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, कोई बड़ा लीडर मरता है तो एक ताज़ियत की करारदाद आती है और इंसान की आदत है कितना भी खराब होने दो, मरने के बाद अगर जब मर जाता है तो सब बोलते जाने दो मियां जैसा भी था मर गया वो. नरसिम्हा राव की करारदाद आई.
उस वक्त मैं ऐवान असेंबली में दाखिल हो रहा था। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, मुस्लिम ओहदेदार सबके सब मुझे पकड़ लिए, बोलने लगे अकबर साहब आप आज असेंबली में न जाएं। मैंने उनसे कहा क्यों न जाऊं? तो बोलने लगे कि अकबर साहब नरसिम्हा राव की मौत पर ताज़ियती करारदाद है, अगर आप जाएंगे तो लाजमी तौर पर आपको भी उस मरदूद की तारीफ में बयान करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आप जाकर बयान करें। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे जाना तो अंदर जरूरी है, इसलिए क्योंकि मुसलमान मुझे ऐवान असेंबली में उन मुसलमानों की आवाज बनकर भेजा है, वहां जाकर लड़ने के लिए भेजा है, मैं वहां से लौट कर वापस जाने के लिए नहीं भेजा है। मैं अपने कदमों को लौटा नहीं सकता। चले गए ऐवान असेंबली में। जाने के बाद नरसिम्हा राव की करारदाद पर लाई गई, राजशेखर रेड्डी थे इस तरफ चंद्रबाबू नायडू, और उसके बाद कम्युनिस्ट और मेरे बाजू टीआरएस, सारे के सारे बुतपरस्त, ये काफिरीन सारे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि आज अकबर ओवैसी फंस गया है, तारीफ करना पड़ेगा। राजशेखर रेड्डी साहब उठे और बोलने लगे कैसे थे वैसे थे, फला था नरसिम्हा राव, ये वो, बहरहाल तारीफ में सारी बातें कही और वो बैठ गए। चंद्रबाबू नायडू उठे, वो बोलने लगे, वो तेलुगु बिड्डा ठिड्डा क्या क्या तेलुगु में बोले, वो बोल के वो बैठ गए। कम्युनिस्ट वाले उठे, वो बोलने लगे, टीआरएस वाले बोले, जिसको जो था करीमनगर ये वो, उन्होंने भी सब बोले, सब तारीफ करे बैठ गए। उसके बाद वल्लाह कह रहा हूं आपको, राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और सबके सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे मेरी तरफ, हंस रहे थे कि अकबर तू फंस गया, अब तुझे बोलना है। मजलिस का मौका आया, हम खड़े हुए, तो हम खड़े होकर उस मरदूद नरसिम्हा राव की तारीफ में खसीर बयान नहीं करे, उसके तारीफ के पुल नहीं बांधे, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुसलमानों के एतमाद को जिंदा रखा, उनके वसाइल को मजरूह होने से बचाया और मुसलमानों की आवाज बनकर ऐवान असेंबली में खड़े होकर अपनी तकरीर शुरू की। तो यही कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को आज नरसिम्हा राव की मौत पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे कि अच्छा हुआ मर गया मरदूद। अरे हमारी तो ख्वाहिश थी कि अल्लाह हमको मौका देता तो हम अपने हाथों से इसको मार डालते, अपने हाथों से मार डालते। सारी असेंबली देख रही क्या बोल रहा है ये। मैंने खड़े होकर कहा ये नरसिम्हा राव ये वही जालिम है जिसने मुसलमानों की इस्मतों को, आबरुओं को लुटवाया। ये वही दरिंदा है जिसने मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई। ये वही धोखेबाज बेईमान नरसिम्हा राव है जिसने बाबरी मस्जिद अल्लाह के घर को शहीद होता हुआ तमाशाई बनकर देखा। ये वही दरिंदा, ये वही जालिम है जो मुसलमानों को हजारों की तादाद में तादा में डाला। ये वही दरिंदा है जो मुसलमानों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाया। अरे ये मरदूद अच्छा हुआ मर गया, हमको इसके मौत पर अफसोस नहीं है बल्कि खुशी है कि मर गया। काश कि हमको मौका मिलता तो हम हमारे धोखे, हमारे ऊपर मजालिम और हमारे इसके साथ जो ज्यादती की है उसका इंतकाम अपने हाथों से ले लेते। यही राजशेखर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू कभी दोनों एक साथ किसी मसले में मुत्तहिद नहीं हुए, लेकिन मजलिस की इस तकरीर के बाद दोनों के दोनों एक साथ उठे और बोलने लगे कि क्या बयान कर रहे अकबर साहब, ये कोई तरीका है। मैंने कहा आपको जो बयान करना था
रुकनियत को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुसलमानों के सरों को झुकने नहीं दूंगा। हमने बयान किया, फिर बोले अब हो गया ना, बैठ जाइए। स्पीकर साहब बोले बैठ जाइए, हो गया ना। मैंने कहा नहीं हुआ। बोले अभी क्या बोलेंगे? पहला असल बोलना बाकी है, असल सुनाना बाकी है। बोले और क्या है असल? मैंने कहा रेड्डी साहब, ए बाबू साहब, ए कम्युनिस्टों, टीआरएस वालों, सब देख लो, मुसलमान को धोखा दिया था, हमारे अल्लाह के घर को शहीद करा था, मुसलमानों के सरों सीनों पे गोलियां चलाई थी, हमारी इस्मत व आबरू को लुटाया, बच्चों को जेल में डाला, तो कैसी हुई? जिंदा रहा तो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हुआ, मरा तो दिल्ली में सोनिया बोली नहीं चलना, लेके जाओ, तो हैदराबाद को तुम लोग लाए। देखो अल्लाह की शान को देखो, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मरदूत को जलने भी नहीं दिया, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग चले जा रहे थे। बोले ये अल्फाज है। मैंने कहा अल्फाज क्या सही है गलत है? यहाँ ठहर के बड़े बड़े बातें करें, नरसिम्हा ऐसा था वैसा था, ये लगा के चल रही है, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग के नहीं लगे। बाद में जमींदारों को ठहराया 250 कुत्तों को हकालने के वास्ते। पहला देख लो, अगर तुम भी धोखा देंगे तो तुम्हारा हशर भी यही होगा। और उसके बाद कहा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कोई अफसोस नहीं है इस मरदूद के मरने पर, हम इसकी करारदाद में कोई खामोशी नहीं मनाएंगे, हम ऐवान असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं, बोले खुश बोले और निकल गए बाहर। सही करें गलत बताइए। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात को आपके इल्म में लाना चाहता हूं साहब कि जो जवाब दिया गया साहब, वो जवाब उर्दू में नहीं दिया गया साहब, सारी जबानों में जवाब दिया गया साहब, आंसर उर्दू में नहीं दिया गया साहब। ये हर वक्त हर मर्तबा साहब 304 होते हैं तो उसमें भी उर्दू में जवाब नहीं आता, शॉर्ट डिस्कशन होता है वो भी नहीं आता है, एक हमारे क्वेश्चन का भी उर्दू में जवाब नहीं आता। ये उर्दू के साथ इंसाफ आखिर होगा तो कब होगा साहब, या होगा भी या नहीं भी होगा साहब? ये जरूर होगा, अभी बिल्कुल ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस साहब बार बार मुतालबा करने के बाद भी साहब उर्दू में जवाब नहीं दिया जाता साहब। क्या जो हो रहा है यही इंसाफ है? सही बोले हमारे गफूर भाई साहब, जो हो रहा है यही इंसाफ है। नहीं, आप बेशक रहिए, इट विल बी डन। साहब मैं आपके जरिए ये और एक सवाल ये पूछना चाहता हूं साहब, अपने जवाब में मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड रिकॉग्नाइज्ड सर्विस इंस्टीट्यूशंस, कॉमा churches, temple, masjid are being charged under IT category 7, that is general purpose। मैं आपके जरिए ये पूछना चाह रहा हूं साहब, पहला सवाल साहब, मुझे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का एक डेफिनेशन होना चाहिए कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है। दूसरा ये साहब, रिकॉग्नाइज सर्विस इंस्टीट्यूशन, इसका भी मुझे वाज़े तौर पे आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज सर्विस इंस्टीट्यूशंस। और तीसरी बात साहब, जवाब में यह कहा गया है कि चर्चेस, टेंपल और मसाजिदों को कैटेगरी 7 में देंगे, तो क्या आप सिर्फ हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन को ही देंगे? दूसरे मजाहब के मानने वाले इबादत घरों को, इबादत खानों को क्या ये कैटेगरी 7 में आप नहीं देते हैं या उनको भी देंगे? आई मीन टू से सर, इन द आंसर यू हैव सेड सर कि ओनली चर्चेस, टेंपल्स एंड मस्जिद्स आर बीइंग अंडर IT category 7. Is it, sir, is it only mandir, masjid and churches, not the gurudwaras, not the other religious houses where the other religions do their ibadat over there, or is it for all the religions? Yes. Sir, and sir,
I want to know, sir, is there any proposal there with the government to give any sort of a concession for these masjid, mandirs and churches, sir? क्योंकि वहां पे इंसान सुकून के लिए जाता है, इबादत के लिए जाता है. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साहब सारे मसाजिद को, सारे मनादिर को, सारे चर्चेस को, सारे गुरुद्वारास को, सारे इबादत घरों को दे दिया जाए, लेकिन कम से कम बहुत से मसाजिदें ऐसी हैं, मनादिर ऐसी हैं जिनके कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है. कई मसाजिद हैं जिनके शॉप्स हैं, कमर्शियल उनके लेटआउट्स हैं, लेकिन जिनको नहीं है कम से कम वैसे इबादत घरों को दिया जाए. अगर दिया जाएगा तो उसमें काफी सहूलतें होंगी, लोग इबादत के लिए आते हैं. तो मैं ये चाहता हूं साहब कि इस बारे में मिनिस्टर साहब मुझे साफ और क्लियर और वाज़ेह जवाब दें. Yes, OIC sir, let the tradition continue. सर I said, Mr. Rajendra really maintained the time. I wanted the tradition to continue. आप भी जल्दी पूरा करिए. साहब हमारा वक्त आए वक्त ही बोल रहे साहब आप. नहीं पहले से बोलते आ रहा हूं तो. साहब वो अभी देवेंद्र गौड़ साहब करे 2 घंटे, कांग्रेस की तरफ से 2 घंटे. 2 दोस्त थे साहब, वक्तिया एकदम याद आया मुझे. 2 दोस्त थे साहब, 2 लोग थे, मिले बैठे. एक दोस्त बोलने लगा कि मेरे बाबा के पास इतनी जमीन है कि वो सुबह घोड़े पे निकलते हैं, बीज डालते और जब पूरी जमीन खत्म करते हैं तो लौट के आए जब तक पूरी फसल उड़ जाती. तो दूसरा दोस्त बोलने लगा मेरे बाबा भी इतने वो हैं कि बैठे हुए रहे तो ऐसा आसमान पे चढ़ के एक बंबू से एक तारा इधर से हटाते इधर रखते, इधर से हटाते इधर रखते. तो दोस्त बोला अरे इतना बड़ा बंबू है आपके पास? तो बोलने लगा आखिर ये तो बंबू रखते कहां फिर है? तो उन्हें बोला तुम्हारे बाबा के खेत में. तो वैसी होगा साहब, इतनी देर इनू बोले साहब. जी जी. अब हमारा टाइम आया तो साहब जी थोड़ा नहीं, आप तो हकीकत से चलिए फिर. बिल्कुल हकीकत से चलता हूं साहब. मुझे नहीं मालूम साहब. जी. Sir, at the outset, sir, I wish to express our anguish and disappointment at this budget session.